हेलो विद्यार्थियों। तो अपने 11वीं का रसायन विज्ञान के पहले पार्ट का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें खाली थ्योरी अपने आज पूरी कर देंगे। जो एग्जाम में थ्योरी पूछते हैं, जो उसमें से एग्जाम में बोले व्याख्या लिखो या नियम लिखो या समझाओ, तो इसके बाद इसमें से सवाल अधिक पूछते हैं। तो आज अपने थ्योरी पूरी करेंगे। इसमें एक थ्योरी मोस्ट टाइम की थ्योरी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाओ। उसमें होने वाली कौन कौन सी कमियां हैं वो लिखो। तो डाल्टन ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु क्या है, उसके बारे में कुछ अवधारणाएं बताई थी कि परमाणु किसे कहते हैं। तो उसने क्या बताया कि जो एटम एटम इसका ग्रीक वर्ड शब्द है। एटम का मतलब होता है जो अविभाज्य हो, जिसका विभाजन संभव न हो। तो एटम एटम में सब मेन वर्ड एटम ही है, उससे वर्ड एटम आया है। एटम को बोलते हैं परमाणु। उसका पहला पॉइंट वही था कि जो द्रव है किससे मिलकर बना हुआ है, तो द्रव अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम या रसायन हिंदी में उसे हम परमाणु कहते हैं। तो जो परमाणु मतलब कि जिसका विभाजन संभव न हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आएगा कि भाई ऐसे कणों से बना हुआ है द्रव्य जो अविभाज्य हो। लेकिन आपको पता है रियल में कि कोई वस्तु जो जो आपका परमाणु है वह अविभाज्य नहीं होता। तो होता है परमाणु विभाज्य है। किससे मिलकर बना हुआ है परमाणु, तो परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। उस समय इनकी खोज नहीं हुई थी, तो क्या माना गया, डाल्टन ने माना कि भाई परमाणु अविभाज्य है, ऐसा माना पहला पॉइंट। और नंबर 2, ऐसा माना गया कि जो परमाणु है, हर एक परमाणु, जैसे मान लो कार्बन का परमाणु है, तो इसकी कार्बन के जितने परमाणु होंगे समान होंगे, उनका वजन समान होगा, वह दिखने में समान, उनका जो सारे गुण समान, ठीक है। लेकिन जो कोई अन्य परमाणु हो, जैसे भाई अन्य परमाणु Fe है, आयरन है, आयरन का परमाणु, हाँ वो दिखने में समान होंगे आपस में, परंतु जो सी के परमाणु है उससे परमाणु दिखने में अलग होंगे। जो सी मतलब कार्बन, कार्बन के परमाणु से Fe के परमाणु दिखने में अलग, उनका अलग द्रव्यमान, उनका अलग गुणधर्म पाया जाएगा। लेकिन वे जैसे Fe के सारे समान होंगे, कार्बन के सारे समान होंगे, लेकिन आपस में अलग अलग होंगे। अच्छा, अगला पॉइंट है यौगिक। कैसे बनता है यौगिक? जैसे मान लो बोलो में H2O, मान लो H2O बन रहा है, ठीक है। क्या होगा H2O में 2:1 है। तो कैसे बनता है यौगिक? यौगिक में जब बनेगा तो दो अलग अलग परमाणु का अनुपात फिक्स होगा, फिक्स अनुपात से अलग अलग यौगिक बनते हैं। तो ऐसा अपने कह सकते हैं कि जो यौगिक है किससे मिलकर बनेगा, एक से अधिक तत्व होने चाहिए, एक से अधिक तत्वों के अलग अलग एटम या परमाणु होने चाहिए। तो उससे क्या बनता है, यौगिक बनता है। हाँ, इसका मेन पॉइंट क्या है, उसमें अनुपात उसका नक्की होगा। जैसे भाई H2O में 2:1 है, CO2 में 1:2 है, तो उससे मिलके बनेगा, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट था कि जब कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो जो परमाणु जुड़ेंगे कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। जितने हमारे वातावरण में, जितने हमारे यूनिवर्स में हमारे जितने परमाणु हैं उतने रहेंगे, खाली उनकी जगह बदलेगी, उनका जगह चेंज है। जैसे आपको बोलो जो भाई H2 है, H2 दिया गया है प्लस O2 है, ठीक है। क्या बन गया, उससे H2 बन गया। यहाँ पे अपने 2 कर लेंगे 2H2 बैलेंस करने के लिए। तो क्या मतलब हुआ है, यह प्रक्रिया में भाई 4H और ऑक्सीजन के 2 परमाणु क्या बन गया, 2H2 बन गए। जो पानी का जो H2O में जो परमाणु है कहीं बाहर से नहीं आए, मतलब कि कहीं उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो कहां से H2 में से पानी में आ गए। यहाँ पे O2 में से O पानी में आ गया। कहने मतलब कि दुनिया में कुछ तत्व का निर्माण में कोई भी तत्व या परमाणु, जो परमाणु का निर्माण संभव नहीं है। दुनिया में जितने तत्व हैं उतने कुत्ते रहने वाले हैं, जितने जितने परमाणु हैं उतने रहने वाले हैं, खाली उनकी जगह बदलती है। एक परमाणु एक यौगिक में से अन्य यौगिक में आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके मुख्य 4 पॉइंट थे। और जो इसमें नियम में कमियां क्या थी, जो पहली कमी मेन थी कि आपको बताया मैंने कि कमी नंबर 1 क्या बोलोगे कि जो परमाणु अविभाज्य है यह बाद में सिद्ध नहीं हुआ। कुछ पॉइंट कैसे सिद्ध नहीं हुआ, तो बोलोगे, आपको बोले 1 नंबर में क्यों सिद्ध नहीं हुआ, बोलोगे कब सिद्ध कि ये नियम गलत हो गया कि परमाणु अविभाज्य है। तो इसमें लिखोगे आप कि समस्थानिक और मूलभूत कण। क्या होता है मूलभूत कण? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनकी खोज होने के बाद इसका जो पहला पॉइंट था वह साबित उसका रॉन्ग हो गया, भाई परमाणु अविभाज्य तो नहीं। जो मूलभूत कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, कहने मतलब परमाणु के टुकड़े संभव हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आपका, यह सिद्धांत गैसों के आयतन की व्याख्या नहीं कर सका। जो नियम दिया था गैलिलियो ने वह उसको समझाने में असमर्थ रहा।
गैसों का आयतन कैसे समान होता है, ठीक है, वो दोनों कैसे आपस में प्रक्रिया करते हैं, समझाने में असमर्थ रहा। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि जो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, कोई कोई बंध बनता है, तो बंध कैसे बनता है, और जिससे भी H2O2 जुड़ गया आपस में, कोई अन्य परमाणु जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, उनके नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से बंध बनते हैं, और समझाने में असमर्थ रहा। तो आपको बोले उसमें एग्जाम डाल्टन की नियम लिखो, उसके सिद्धांत, उसकी लिखो मर्यादाएं। तो आपको नोट्स में पूरा इसमें 3 मर्यादाएं आएंगे, तो आपको नोट्स में पूरा लिख के दिया गया है, उसको आपको लिखना है। तो एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन दिया तो आएगा 3 नंबर का या आएगा 4 नंबर का। तो मोस्टली उसमें एग्जाम में अगर 2 नंबर में आया तो खाली 4 ही मुद्दे आएंगे, उसके बोले अगर 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, तो उसमें होने वाली कमियां भी आपको लिखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते अपने, तो ऐसा क्वेश्चन लिख के आता है कि परमाणु द्रव्यमान के लिए किससे मान्य स्वीकार किया गया है और एक EMU क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपने भाई परमाणु द्रव्यमान, किसी का परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो पहले किसी एक का निकाल के उसके सापेक्ष में अन्य का निकालते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि जो C परमाणु, C मतलब जो C12 बोलते हैं, 12 ग्राम उसका कार्बन का अणुभार नक्की किया गया है। तो क्या अपने बोलेंगे यहाँ पे कि कार्बन के एक परमाणु का वजन नक्की किया गया है, उस द्रव्यमान के 1/12 भाग को क्या मानक मान लिया गया, ठीक है, उसके मानक स्वीकार किया गया है। कार्बन के एक कण के भार के कितने 1/12 भाग को, और उसे नाम दिया गया AMU। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू 1.66056 गुणे 10⁻⁻24 होती है। इसका महत्व क्या है, इसके मदद से अपने किसी अन्य कण मतलब चाहे परमाणु हो, अणु हो, यौगिक का, उसका एक कण का वजन निकालना हो तो अपने निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर कण का जो द्रव्यमान है क्या होगा, निकालना हो तो कण मतलब पहले जो बात की अपने अणु परमाणु आयन, तो कण का परमाणु भार गुणे 1 EMU। जैसे यहाँ पे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, O2 के एक कण का द्रव्यमान निकालो, तो O2 का परमाणु भार जो यहाँ लिखा अपने द्रव्यमान या गुणे बोलेंगे 1 EMU। तो कितना होता है परमाणु का, इसका भार जानते हैं अपने का 16 होता है, O2 का कितना हो गया 32, और गुणे 1.66056 गुणे 10⁻24 किसकी वैल्यू हो गई, AMU की वैल्यू हो गई। तो अपने इससे निकाल लेंगे। आगे यहाँ बोले आपको चलो भाई निकालो N2 का, यह कितना आएगा 28 आएगा, और निकालो कार्बन का, यहाँ 12 आएगा। तो जिसका निकालना हो याद रखकर उसका मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे पूछते हैं कि किसी का अणुभार निकालो। तो देखते हैं अपने अणुभार निकालना सबको आता है, सब सीखा हुआ है। जैसे भाई CO2 का अणुभार निकालो, तो C का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार प्लस 2 है तो 2 का परमाणु भार, इसका मान रखकर अपने निकाल ले। कार्बन का 12 होता है, O का 16 होता है, कुल आ जाएगा 44। U मतलब होता है यूनिवर्सल मास, ग्राम पर मोल, या बोलेंगे इसकी U छोटा U मतलब यूनिवर्सल मास, इसके किसी इकाई को अपने U लिख सकते हैं। अब जो सुक्रोज का अणुभार निकालो या सुक्रोज का अणु द्रव्यमान निकालो, तो सुक्रोज में जानते हैं C12 H22 O11 होगा। तो भाई 12 कार्बन है प्लस 12 H है और O11 है। हर एक का मान रखकर C का 12, H का 1, O का 16 होता है, हर एक का मान लिखकर अपने हल कर लेंगे तो आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो सवाल में अलग अलग सवालों में अणुभार निकालने को आता है, तो अणुभार निकालना एकदम ईजी है, जैसे आपने ऊपर देखा। अब आगे इस पार्ट का एक बहुत ही सबसे IMP क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मोस्टली पूछते हैं कि मोल संकल्पना पर नोट लिखो। यह क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर में पूछते हैं। तो समझते हैं इसका मोल होता क्या है, इसके बारे में कैसे इसका मान नक्की किया गया। जैसे हम अलग अलग वस्तुओं को अगर आपको उनको दर्शाना हो, भाई चलो वस्तु को समूह दर्शाना हो, चलो भाई मेरे पास पतंग है, तो अपने बोलते हैं कि 1 डजन मतलब कि 12 पतंग होगा, क्या नाम दिया गया 1 डजन। ऐसे जैसे बोलो चलो भाई कितने केले हैं, बोलो 1 डजन। चलो आपको बोलो भाई दूसरी फिर से एक बार, मेरे पास 1 कौड़ी पतंग है, क्या कौड़ी मतलब 20 होता है। मेरे पास 1 कौड़ी केले हैं, क्या मतलब हुआ 20 केले हुए, यानी कौड़ी यानी क्या 20 नग, डजन यानी क्या 12 नग। बोलो एक ग्रोस का मतलब होता है 144 नग, ठीक है। तो जो समूह के नाम नक्की किए गए हैं, डजन, कौड़ी, गोस, किसके लिए है, जो कण बड़े बड़े पदार्थ हैं उनके लिए। पर जो छोटे कण होंगे, सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो छोटे होते हैं, उनकी संख्या अधिक होगी,
ठीक है। उन्हें दर्शाने के लिए एक शब्द नक्की किया गया है, उसे हम मोल कहते हैं। जैसे बोले अपने भाई मोल यानी क्या, तो छोटे कणों की संख्या। तो अभी जो मोल को ऐसा ही मात्रक में भी स्वीकार किया गया है, पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। तो मोल कितने कणों को एक मोल बोलेंगे, जैसे बोलो भाई कि 12 कणों को एक डजन कहते हैं, 20 पदार्थों को एक कौड़ी कहते हैं। तो कितने पदार्थों के कितने कणों को हम एक मोल कहेंगे, ठीक है। तो देखते अपने कैसे नक्की किया गया। तो जो C12 है, ये समस्थानिक C12 है, उनके उनमें कुल कितने एटम्स हैं, कुल कितने उसमें परमाणु आए हुए हैं, उन्हें गिना गया। किसे गिना गया, हाथ से नहीं गिना गया, उसे अलग अलग मशीनें आती हैं, उसे गिना गया, उसे पूरी गणना की गई, और जो संख्या प्राप्त हुई उसे क्या माना गया, उसे एक मोल माना गया। तो अपने समझ से भी एक मोल का कैसे इसका मान नक्की किया गया, अपने उसको भी देखते हैं। सर्वप्रथम 12 कार्बन, 12 मतलब उसका परमाणु भार है, का द्रव्यमान, उसमें जो एक एक कार्बन का द्रव्यमान, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी द्रव्यमान उसका नाम होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, या बोलते हैं उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापा गया। वह मुझे मिला 1.992648 और 10 की घात -23 ग्राम प्राप्त हुआ। अब जानते अपने कि कार्बन का कुल कितना भार होता है, 12 ग्राम होता है। तो अपने से हल करेंगे। जो ये ग्राम आ रहा है वह कार्बन के एक परमाणु का है, ठीक है। तो अगर 12 ग्राम कार्बन हो, उसमें कितने एटम्स होंगे, तो उसमें कितने परमाणु होंगे, तो 12/1 ज्ञात किया गया। और संख्या प्राप्त हुई 6.0221367 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। तो ये नक्की किया गया कि भाई ये संख्या आ रही है, संख्या को क्या मान लो, मानक मान लो। किसी भी तुलना करना हो किसी अन्य का, तो इससे तुलना करने की, इसे नाम दिया गया एवोगाड्रो स्थिरांक। तो जो साइंटिस्ट एवोगाड्रो, उसके मान में यह नाम दिया गया एन है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो। अब आप कैसे बोलो, मैं चलो भाई इसका क्या नक्की हो गया, किसी पदार्थ में अगर एक मोल बोले, फिर एक पदार्थ में कहा जाए एक मोल कण है, तो कितने कण होंगे, 6.022 10 घात 23 कण होंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं मैं, दिखाओ एक मोल H2O में कितने पानी के अणु होंगे, तो इतने कण होंगे, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वही संख्या एन है, मतलब 6.022 गुणे 10 की पावर 23 या 23 संख्या होगी। तो अगर आपको बोले एक मोल पतंग है, तो हमारे पास इतने पतंग हो गए। एक मोल केले हैं, तो इतने केले होंगे। यानी कि संख्या नक्की हो गई, इस संख्या को हमने एक मोल स्वीकार किया गया है। अब किसी भी पदार्थ के एक मोल कण हो, उनका अगर अपने ग्राम में वजन निकालें, उन्हें हम कहेंगे अपने उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा वो, ठीक है। यानी कि अगर जैसे ऑक्सीजन है, जैसे O2 गैस है, उनका 6.022 गुणे 10 घात 23 कणों का भार निकाला जाए, वो मिलेगा 32, ठीक है। तो ये आप बोले एग्जाम में नोट लिखो, आपको इतनी नोट लिखनी पड़ेगी, आपको नोट्स मिलेगी इसकी, तो ध्यान से उसको पूरा उतारना। अब अगला पॉइंट, विलियन में सान्यता की अलग अलग इकाइयां होती हैं। जैसे अपने उसके बोलते हैं भाई कि किसी इकाई आयतन में अथवा इकाई द्रव्यमान में कितना विलय घुला हुआ है, वो आधार पर वाली इकाइयां बनाई गई हैं। तो पहली इकाई है परसेंट वेट बाय वेट, उसका मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं उसको। इसका मतलब हुआ कि 100, जो परसेंट लिखा हुआ है 100 ग्राम, ये जो विलियन है, बटे में क्या आएगा, विलियन आएगा। 100 ग्राम विलियन में रहे विलय की मात्रा को या विलय के द्रव्यमान को परसेंट वेट बाय वेट कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो गया भाई, परसेंट यानी 100 गुणे जो पहला W यानी विलय का द्रव्यमान, बटे लिखा हुआ है, बटे W मतलब विलयन का द्रव्यमान। तो आपको सारे मान दिए होंगे, इसका मान निकालना आपको आना चाहिए। फिर आएगा मोलंस। तो जो विलयन में विलय होता है, विलायक होता है, ठीक है, जितने अलग अलग घटक होते हैं, जैसे बोलो वो शरबत है, शरबत पानी है, उसके अलावा नींबू है, या चलो मान लो कि नमक है, शक्कर है, तो पानी क्या बन जाएगा, विलायक। और जो अन्य घटक हैं जैसे नींबू, शक्कर, नमक, क्या बन जाएंगे, विलय। तो किसी एक घटक का आपको मोल निकालना हो, किसी एक घटक का मोल और कुल मोल का अनुपात जो निकालना हो, वो कहलाएगा मोलंस, ठीक है। कैसे, जैसे आपको दिया भाई कि 2 घटक अगर हो, आपको एक का मोलंस निकालना है, क्या बोलोगे, एक का मोलंस, एक का मोल बटे में कुल मोल, या छोटा एन वो मोल के लिए है, एक का मोल बटे में Na प्लस NB कुल मोल। और बी का निकालना हो तो बी का मोल ऊपर निकाल लो, बटे में कुल मोल निकाल कर मान रख दो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, विलयन में सभी घटकों के मोलंस का योग 1 होता है। आपने x निकाल लिया, बोले x भी निकालो, तो 1 में से घटा दो, तो x भी अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। तो जितने घटक हो उनका हर एक का न्यूनतम मोलंस वो लेकर आना चाहिए। 3 घटक हैं, आएगा XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1, तो अपने उसका मान
निकल जाएगा। अब अगली इकाई है मोलरता, यानी कहेंगे मोलारिटी, उसे हम बड़े एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम। तो इसका व्याख्या होगी 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या को मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिखना हो सूत्र में तो बड़ा एम बराबर क्या होगा, विलेय की मोल संख्या स्मॉल एन बटे में विलेन का आयतन लीटर में। कैसे मोल निकालेंगे, अगर आपको किसी विलेय का द्रव्यमान दिया हो तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आयतन, अच्छा विलेय का अणुभार। ठीक है, किसी का भी द्रव्यमान बटे अणुभार करेंगे तो उसका मोल संख्या जाएगी। मोल का मान रखकर बटे में कितना आयतन दिया है विलेन का, उससे की मिल जाएगी मोलारिटी। अपने सवाल हल करेंगे, सवाल में अलग भी इसके सूत्र होते हैं, अपने वहां देखेंगे कैसे हल करना है, क्या करना है। विलेन को मंद किया जावे, मंद मतलब उसमें और मतलब किसी में मंद है नहीं, उसमें बाहर से उसका आयतन बढ़ाना। अगर 100 ml है उसको 200 ml कर देना, लीटर का 2 लीटर कर लो, लीटर को बढ़ा दो आयतन, तो उसको बोलते हैं मंद करना। तो इसका सूत्र है M1V1 M2V2। तो M1V1 मंद करने से पहले कितना मोलारिटी थी, कितना आयतन था, और उसे मंद किया गया, उसमें बाहर से H2O मिलाया गया तो कितना आयतन हो गया, कितना M2 हो गया, वो अपने हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा भाई मोललता, बोलते हैं मोलालिटी स्मॉल एम। 1 किलोग्राम विलायक में, पहले था विलेन में, अब यहाँ क्या आएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या को मोललता कहते हैं। वहां था मोलरता, यहाँ है मोललता। वहां था मोलारिटी, यहाँ है मोलालिटी, छोटा एम बड़ा एम। यहाँ क्या सूत्र आएगा भाई, विलेय का मोल निकालना आपको आता है, किसी का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, और बटे में आएगा विलायक का द्रव्यमान केजी में, कितना अंतर है। वहां था विलेन का आयतन लीटर में, यहाँ आएगा विलायक का वजन केजी में। और वही नियम बंद करने वाला लास्ट पॉइंट जो एग्जाम पूछते हैं 1 नंबर में, भाई मोलरता में वी आ रहा है, लीटर आ रहा है, तो वह जो इकाई है वह किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी टी पे, टी यानी डिपेंड करेगी तापमान पर। परंतु जो मोललता है, परसेंट वेट बाय वेट है, मोलंस है, इसमें सब में खाली द्रव्यमान आएगा, यहाँ पे आयतन नहीं आता। तो जो द्रव्यमान है वह टी पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी टी हो, टी यानी क्या होगा तापमान, कोई तापमान हो, तापमान पे डिपेंड नहीं करते। तो बोले कि एग्जाम में 1 नंबर में कौन सी इकाई उस पर टी पर आधार रखती है, बोलोगे मोलरता। बाकी जो इकाइयां हैं जो अपने पढ़े आज, मोललता, वेट बाय वेट, मोलंस, यह किसी भी यह किस पर, इसमें यह बोलोगे यह तापमान पर डिपेंड नहीं करती है, और जो बना मोल क्योंकि इसमें आयतन नहीं होता। अब आपको अगले वीडियो में सवाल करना है। सवाल के लिए आपको पेंसिल, पेन, कैलसी, अपना बुक, नोटबुक लेके बैठना है और साथ में सवाल हल करना है। उसमें सवाल में क्या दिया गया है, क्या सूत्र है, कैसे लगाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो साथ में अगले वीडियो आपका खास देखना, सवाल हल। इस पार्ट में सवाल दिखाता है और थ्योरी कम आती है।